हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। इसके पहले मैंने ये 9 चैप्टर्स के सारे वीडियोस, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा जिसमें 8 स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको लाइन वाइज सारे 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 पे भी मैंने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आज हमारा लेक्चर 6 है और हो सकता है ये लेक्चर 6 हमारा लास्ट लेक्चर हो और इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 भी खत्म कर दें। उसके बाद पार्ट 2 तो ऑलरेडी मैंने पूरा सिखा दिया है, 10 से लेके 17 सारे चैप्टर्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 वो भी पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले, राजा भाऊ सोल्ड हिज फ्लैट टू वसंत राव फॉर कितना, ये देखो यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, 88 lakhs में बेचा उसने वसंत राव को। ठीक है, थ्रू एन एजेंट। अभी बीच में एक एजेंट है, एजेंट सब हेल्प करेगा उन लोगों को, दोनों को मिलाएगा, पेपर्स रेडी करेगा, लेकिन ये सब काम वो फ्री में नहीं करेगा। ये सब काम के लिए वो पैसा लेगा ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वो पेपर्स फाइल करेगा, उसके पैसे तो लगेंगे। तो एजेंट ये सब उनको करके देगा, इनको घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एजेंट ये सब काम करने का पैसा लेगा। द एजेंट चार्ज 2% कमीशन फॉर बोथ ऑफ देम। उसने राजा भाव से भी 2% लिया, उसने वसंत राव से भी 2% कमीशन लिया, दोनों से 2% लिया। फाइंड हाउ मच कमीशन द एजेंट गॉट। तो इसका 2% कैलकुलेट करेंगे, राजा भाव का और वसंत राव का भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एजेंट को टोटल कमीशन कितना मिला वो पता चल जाएगा। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन, और उसमें प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे ना हमने। प्रैक्टिस सेट 9.2 का 5th क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें भी यही है। देखो, एजेंट ने 2% ब्रोकरेज लिया है, ब्रोकरेज मतलब कमीशन, दोनों से लिया है, फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए में बेचा था ना, तो 2% 7.5 लाख का दीपांजलि से लिया एंड 2% 7.5 लाख लीलाबेन से लिया। फिर हमने दोनों को ऐड किया था और हमको टोटल कमीशन वहां पे मिल गया था। देखो यहाँ पे एजेंट गेट्स 15,000 15,000, अलग अलग 2% कैलकुलेट करके ऐड करके हमको मिल गया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम अलग है और 7.5 लाख के जगह पे बड़ा नंबर दे दिया 88 lakhs। इससे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना। कुछ नहीं होगा, सेम टाइप का मेथड होगा, एकदम इजी है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया है कि उसने 88 lakhs में बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लैट इज 88 lakhs, जो दिया है वही लिख दिया। एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है? 2%, तो रेट ऑफ कमीशन क्या है? 2%। याद रखना ये रेट है तो ये परसेंटेज में आएगा। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन। रेट ऑफ कमीशन और कमीशन अलग होता है, कमीशन आपको रुपीज में आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कमीशन 2% है, 2% किसका? किसी और चीज का होगा ना 2%, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। कैसे कैलकुलेट करते हैं 2% ऑफ सेलिंग प्राइस? याद है, परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? देखो, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं लिखूंगा 2% को लिख सकता हूँ 2 अपॉन परसेंटेज का साइन जैसे ही हटाया अपॉन 100 लिखना पड़ेगा। ये जो परसेंटेज है इसके जगह पे आ गया अपॉन 100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। सेलिंग प्राइस कितना था भाई? 88 के बाद 5 0, तो 88, 1 2 3 4 5, मिस्टेक मत करना जीरोज में। अब अगर ऊपर नीचे सेम टेबल में जाता रहेगा तो हम कट कर सकते हैं, तो कट करो इसको। देखो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट। अभी 88 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो साइड में। अगर 88 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको? 88 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 8 जार 16 प्लस 1 17, तो आया 176। तो आप लिखेंगे 176, लेकिन यहाँ पे देखो ये 3 0 बेचारे बैठे थे ना, तो ये 3 0 यहाँ पे भी आएंगे। तो इतना कमीशन होता है 2%। मिस्टेक क्या करेंगे बच्चे? सीधा आंसर लिख देंगे कि भाई आंसर इज ही विल गेट 1,76,000 रुपीज कमीशन, बट वहीं पे गलती हो जाएगी। उसने 2% दोनों से लिया है। 2% उसने राजा भाव से भी लिया, 2% उसने वसंत राव से भी लिया। 2% कितना होता है? 1,76,000, तो उसने 1,70,000 राजा भाव से भी लिया एंड 1,76,000 वसंत राव से लिया। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 1,76,000 प्लस 1,76,000। आया समझ में? कैसे लिखेंगे वो? तो ऐसे आ जाएगा, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन फ्रॉम राजा भाव प्लस वसंत राव से जो कमीशन मिला वो दोनों से सेम कमीशन लिया है। कितना है?
2% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज 1,76,000। तो दोनों जगह आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1,76,000 प्लस 1,76,000, दोनों को ऐड कर देना है। चलो रफ में ऐड करते हैं, 176 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 एंड 352। अब इधर 3 0 इधर 3 0, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे ना 3 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 352,000। ये क्या है, रुपीज। तो उसको टोटल कमीशन मिला 3 लाख। अच्छा एक जीरो मस्त भूल गया मैं, देखो ये वाला मिस्टेक मत करना वहां पे, ठीक है, 3 जीरोज हैं। तो 3,52,000 रुपीज उसको टोटल कमीशन मिला, राजा भाऊ एंड वसंतराव दोनों से मिला के। ये वाला रफ वर्क मैं इरेज कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपने देख लिया होगा ऐड कैसे किया। तो ये अपना फाइनल आंसर है, इतना कमीशन टोटल उसको मिला, यही पूछा था, फाइंड आउट हाउ मच कमीशन द एजेंट गॉट। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा आपका सोल्यूशन, द एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ रुपीज 3,52,000। यही पूछा था खाली। प्रैक्टिस सेट 9.2 का जो क्वेश्चन 5 था, ये इससे काफी एडवांस था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि राजा भाऊ को एंड में कितने पैसे मिले, वसंत राव को टोटल कितने पैसे देने पड़े फ्लैट के लिए, खाली 88 लाख नहीं थे, ज्यादा देने पड़ेंगे ना, क्योंकि कमीशन भी देना पड़ेगा। तो वो सब भी कैलकुलेट किया था। इसमें ये सब पूछा ही नहीं है, एकदम पपलू सवाल है। 2% कैलकुलेट किया, मिस्टेक कहाँ पे होगा कि बच्चे सीधा ये आंसर लिख देंगे, लेकिन उसने बोला है फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों से लिया है उसने। तो उसने 2% इससे भी लिया, इससे भी लिया, तो 176 दोनों से मिला, तो उसको 3,52,000 मिला। ओके, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देखो, फिर बिना देखे सॉल्व करना है आपको, आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या दिया है, इन द फिगर लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ये एल और एम एक दूसरे को पैरेलल है, एंड लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, ये पी और क्यू एक दूसरे को पैरेलल है। फिर ए बी सी डी, चार एंगल दिए हुए, देखो यहाँ पे ए बी सी डी, इनका आपको मेजरमेंट निकालना है। ये फिगर थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिगर को, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, याद है, इसमें हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल सीखा था। तो वो अगर आपने अच्छे से देखा है वीडियो, तो आपको ये इतना टाइम पास लगने वाला है ना, क्योंकि उसमें मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एफ एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब सी एंगल, ऑल्टरनेट एंगल मतलब जेड एंगल, अगर वो ट्रिक समझ गए तो खत्म। ये टाइम पास क्वेश्चन 4-5 लाइन का ही है, बट टीचर को 4-5 लाइन पसंद नहीं आते, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। चलो पहले फिगर बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब पहले इसको ओरली करेंगे, याद है ना, ये वाले सारे क्वेश्चंस पहले मैं ओरली कराता था, फिर इसको लिखते थे। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछा है, ये एल और एम दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे ये उल्टा एफ बन रहा है, देखो, या टी बोल सकते हो, लेकिन एफ ही बोलेंगे, उल्टा एफ, क्योंकि हमको एक ही लेटर याद रखना है, एफ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो एफ के लाइंस हैं ये एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि एल और एम है ना ये, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये 78, तो ए कितना आया, तो ए भी आ जाएगा 78 डिग्रीज, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ऐसे ही ओरली सिखा रहा हूँ, इसलिए सी ए लिख रहा हूँ, वहाँ पे सी ए लिखोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपको ए मिल गया, ठीक है। अच्छे से देखो यहाँ पे ये P और Q भी पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो P और Q भी पैरेलल है, तो ये ऐसे देखोगे तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है Z, टेढ़ा Z, लेकिन बन तो रहा है ना Z। तो Z के अंदर के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर A का वैल्यू 78 तो B का वैल्यू भी 78, तो B आ गया 78, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल। ए मत लिखना प्लीज, ये ओरली है, मैं इसका सोल्यूशन लिखाऊंगा तो सब लिखूंगा। अब ये बी और डी का देख लो, ये लाइन और ये लाइन एक्स बना रही है, और एक्स के अंदर ये दो एंगल हैं, एक्स के अंदर सामने सामने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर बी का वैल्यू 78 है तो डी का वैल्यू भी 78, तो डी आ जाएगा 78, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया। अब हमको सी कैलकुलेट करना है। ओके, सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो ये सी और डी, थोड़ा इरेज कर देता हूँ ये कचरा जो बीच में पड़ा है। सी और डी आप देखेंगे तो ये इसके अंदर है, ये एक सी बन रहा है ना यहाँ पे,
ये सी से कंफ्यूज मत हो, ये सी अपना इंटीरियर एंगल वाला सी है। अगर सी बन रहा है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, और इंटीरियर एंगल्स तो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी प्लस डी कितना होगा, सी प्लस डी होगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसमें मुझे डी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू है 78, तो डी के जगह पे 78 सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, सी प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर सी इधर ही रखो, 78 को उधर फेंको, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 102 डिग्रीज। तो आपको सी का वैल्यू मिल गया 102 डिग्रीज। तो हमने देखो ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, डी निकाल लिया, सी निकाल लिया, चारों एंगल इतने में से आ गए। इतना सिंपल है, 3 की वैल्यू तो 78 ही आई है ना, एकदम टाइम पास। लेकिन लिखते वक्त थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर को ना पसंद नहीं है कि आप इतना सा लिख के दो और वो मार्क्स दे दे, उसको लगेगा कि आपने कॉपी किया है पूरा। लेकिन ये है इतना सिंपल, क्या करने का, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया क्या किया मैंने, बस। बाकी तो बहुत सिंपल है, लिखना तो बहुत ईजी है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने ए फाइंड किया था 78, वो कैसे किया था, ये ए जो एंगल है देखो, ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड लाइन पी, ये जो पी है ये उनका ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 78 डिग्री, क्योंकि एफ के अंदर क्या एंगल्स है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ बन रहा है ना। तो ये हो गया। अभी जब ए और डी का रिश्ता निकालोगे तो देखो डी एंगल ये है और ए एंगल ये वाला है, दिख रहा है, एफ बन रहा है, सोया हुआ एफ। ये दोनों लाइन क्या है, ये है लाइन पी पैरेलल क्यू, एंड यहाँ पे ये एम क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एम जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख दिया लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे एफ बन रहा है ये वाला, तो उसका एंगल ए एंड एंगल डी दोनों इक्वल होगा। तो मैंने लिख दिया मेजर एंगल डी इक्वल टू मेजर एंगल ए। लेकिन मेजर एंगल ए क्या था, मेजर एंगल ए देखो था 78, इसको 1 नंबर दे दिया है, तो यहाँ पे ए के जगह पे 78 लिखा। क्यों लिखा ए के जगह पे 78, फ्रॉम 1 में हमने फाइंड किया था ना कि ए 78 है। ये फ्रॉम 1 आपको लिखना पड़ता है, ये हवा में कहाँ से 78 ऐसे ही नहीं आया ना, हवा में से नहीं आया, आपको 78 यहाँ पे मिला था, तो उसको एक नंबर दे दिया 1। तो जहाँ पे भी 1 लिखेंगे ऐसे, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला इक्वेशन देखना है, इसमें क्या लिखा है, मेजर एंगल ए 78 है, तो ए की जगह पे मैं 78 लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे डी मिल गया, ठीक है। अब डी के बाद मैं क्या निकालूंगा, ये डी और बी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। आप ए और बी भी साथ में निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों सही है, ठीक है। तो अब मैंने ए और डी ऐसे निकाला, अब डी से मैं बी निकालूंगा। मैंने जो एग्जाम्पल किया था, ओरली सॉल्व किया था, उसमें अलग किया था ना, उसमें ए से बी निकाला था, फिर बी से डी निकाला था। अब मैंने ए से डी निकाला और डी से बी निकाला, आंसर सेम आएगा, ओके। तो डी से बी कैसे निकालेंगे, अगर डी 78 है तो बी भी 78 आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कैसे लिख देंगे, ये तो काफ़ी सिंपल है, मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल डी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स बन रहा है, तो इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता क्या पैरेलल है क्या ट्रांसवर्सल है, इसलिए इजी है ना काफ़ी। बी और डी इक्वल क्यों है, क्योंकि एक्स बन रहा है और ये एक्स के आमने सामने एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पर डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 78 है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 78 लिखा, लेकिन टीचर को बताना पड़ेगा ना कहाँ से आया, तो इसको हम लोगों ने नंबर क्या दिया था 2, तो 2 में से हमको आया कि डी का वैल्यू 78 है। ये सब रीजन लिखने में ही मिस्टेक्स होता है, फिर टीचर इसका हाफ मार्क काट लेती है, इसलिए रीजन में मिस्टेक मत करना, ओके। तो हमको अभी 3 एंगल मिल गए, ए डी एंड बी। अब बचा क्या, सी। अब सी के लिए इंटीरियर एंगल यूज करेंगे, है ना। सी यहाँ पे है देखो अंदर, तो ये सी और डी इधर है एंगल, ये लाइन और ये लाइन, तो ये वाला जो लाइन है एम और ये लाइन है एल, ये एक दूसरे को पैरेलल है, दिया हुआ है, एंड ये क्यू उनका ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के अंदर अगर सी बन रहा है एंगल, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन क्यू इज द ट्रांसवर्सल। बन गया सी पैरेलल लाइंस के साथ, तो अंदर के जो एंगल है सी एंड डी, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना। अब
सी और डी में से आपको डी का वैल्यू पता है। डी का वैल्यू देखो यहाँ पे 78 डिग्री है, नंबर 2 से पता चला ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उसके जगह पे 78 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखा 78 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 78 डिग्री आपको यहाँ से मिला ना, डी इक्वल टू 78, क्या नंबर है उसका 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 2। क्या आएगा आगे, देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, ये 180 डिग्री इक्वल टू के राइट साइड में रहेगा, लेकिन 78 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो आ जाएगा आपको मेजर एंगल सी इक्वल टू माइनस करके आएगा 102 डिग्रीज। ये हो गया आपका सी। अच्छा, मैंने सब जगह बीच में लाइन डाला हुआ है आपको बताने के लिए कि यहाँ पे हम लोग ने ए फाइंड किया, फिर डी फाइंड किया, फिर बी फाइंड किया, फिर सी फाइंड किया। चाहिए तो लाइन इरेज कर दो और बॉक्स में डाल दो सारे वैल्यूज, फिर लास्ट में चारों एंगल का वैल्यू लिख दो। तो ऐसे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेजर एंगल ए 78, बी 78, सी 102 एंड डी 78। बाकी तीन तो 78 ही थे ना। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको। वीडियो पॉज करो, एक बार इसको देख लो, अच्छे से समझ लो हर एक लाइन, फिर अपने नोटबुक में बिना देखे आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की। बिना देखे ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो देख ही सकते हो वीडियो वापस, लेकिन एक बार तो पूरा क्वेश्चन बिना देखे करना है। आ गया समझ में? क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ DC is 5.5, एंगल D is 45 डिग्रीज एंड लेंथ ऑफ AD is 4 सेंटीमीटर। ये एंगल D, ये DC और AD के बीच का एंगल है ना। हमको पता है कि पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया तो हम लोग सीधा पैरेललोग्राम बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई हैं, फिर भी एकदम आराम से पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। DC नीचे बना रहा हूँ 5.5 सेंटीमीटर, तो कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा रफ डायग्राम। ये DC मैंने 5.5 सेंटीमीटर ले लिया, एंगल D 45 डिग्री है तो एंगल D पे 45 डिग्री बनाया, फिर यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर्स है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो अगर ये 4 है तो सामने वाला भी 4, ये 5.5 है तो उसके सामने वाला भी 5.5। तो आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, आप ये यूज़ करके बना सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे और DC 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देंगे। बना दो जल्दी से। तो यहाँ पे देख लो, मैंने 5.5 सेंटीमीटर लिया स्केल पे, कितना है देखो, DC आ गया वो। रफ डायग्राम में देखो, रफ फिगर में DC है 5.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब D पे हमको पता है कि 45 डिग्री का एक एंगल है, तो प्रोट्रैक्टर लेके 45 डिग्री पे एक एंगल बनाना है। तो यहाँ पे D पे रख के 45 डिग्री का एक एंगल चाहिए, तो देखो 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में 45 यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया। अब D से एक लाइन शुरू करेंगे जो ये पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए। बना दो जल्दी से एक लाइन। तो ये 45 डिग्री पे एक लाइन बना दिया। अब हमको पता है कि यही लाइन पे आगे जाके A है। रफ फिगर देखो, उसमें D वाले लाइन पे, D से जो एंगल 45 डिग्री पे लाइन जा रही है, उस पे A कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कंपास लो और कंपास की नीडल को D पे रखो और कंपास पे कितना सेंटीमीटर लेंगे, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक आर्क कट कर देंगे। करो जल्दी से। तो यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क कट कर दिया D पे। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट रफ फिगर में देखो A होगा, तो उसको A लेबल कर दो और ये डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर लिख दो। तो ये पॉइंट मिल गया आपको A। अभी आपके पास 3 पॉइंट है, A, D एंड C, सिर्फ B बचा हुआ है। देखो B यहाँ पे, B C से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो C पे कंपास रख के, यहाँ पे C पे कंपास रख के एक यहाँ पे आर्क बना देंगे। एंड B A से कितना दूर है, 5.5 सेंटीमीटर, तो A पे कंपास रखेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और जो पहला आर्क बना उसको काटेंगे, तो पॉइंट क्या बनेगा, B। तो पहले कंपास पे देखो 4 सेंटीमीटर तो लिया हुआ है, तो कंपास को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे C पे और 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क बना देंगे। तो यहाँ पे एक आर्क बना देंगे, थोड़ा बड़ा आर्क बना रहा हूँ अभी, बाद में उसको मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब कंपास पे कितना लेना है, अब कंपास पे लेना है 5.5 सेंटीमीटर और नीडल कहाँ पे रखेंगे, A पे, क्योंकि A से लेके B तक का डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे कंपास पे देखो 5.5 सेंटीमीटर ले लिया और फिर कंपास का नीडल कहाँ रखेंगे, A पे रख देंगे नीडल को। ये नीडल को A पे रख दिया एंड यहाँ पे ये आर्क को कट कर देंगे। कट कर दो ये वाले आर्क को।
जहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट है अपना बी, तो उसको बी लेबल करो। फिर ए से लेके बी तक का एक लाइन बनाओ एंड सी से लेके बी तक का भी एक लाइन बनाओ, तो आपका पैरेललोग्राम ABCD रेडी हो जाएगा। तो यहां पे हमने बी ले लिया, तो देखो बन गया पैरेललोग्राम ABCD। यही था ना, देखो रफ फिगर देखो ऑलमोस्ट सेम बना है। जरूरी है क्या सेम बनेगा? नहीं, हमने क्वाड्रिलैटरल्स के चैप्टर में डिस्कस किया था कि रफ फिगर तो आपको सिर्फ एक हेल्प करता है, आइडिया देता है कि फिगर कैसा बन सकता है। बार बार आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, फिगर देख के आप बना सकते हो। तो समझ में आ गया कैसे बन गया पैरेललोग्राम? कितना कम इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन फिर भी हमने पैरेललोग्राम आसानी से बना लिया, बिकॉज हमको पता था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वीडियो पॉज करो और ये वाला डायग्राम खुद से पहले रफ फिगर बनाना है, फिर ये कंस्ट्रक्शन करना है। देख लिया एक बार, समझ लिया, अभी खुद से बनाना है, तभी आपको एक्यूरेसी समझ में आएगा कि कैसे आएगा ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आज का लेक्चर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का यहीं पे खत्म करते हैं। एंड लेक्चर 6 के खत्म होते ही हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 भी खत्म हो गया। आज हमने 15, 16 एंड 17 तीनों सॉल्व किया, एंड इसी के साथ हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फर्स्ट से लेके 17 तक। 8th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का पूरा पोर्शन भी खत्म कर दिया, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का भी हर एक क्वेश्चन, सब कुछ चैनल पे अपलोडेड है। 102, 103 वीडियोज है शायद, वीडियोज जाके देख सकते हैं आप, वहां पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसे देखना है आपको पता है ना, 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वो प्लेलिस्ट में लाइन वाइज मैंने लाइन वाइज डाला है, 1.3 के बाद 1.4, 1.4 के बाद 2.1। अगर बीच में कोई क्वेश्चन मिसिंग है, जैसे कि 1.3 में मैंने शायद क्वेश्चन 4 मिस कर दिया था, तो 1.3 का क्वेश्चन 4 का मैंने अलग वीडियो बना दिया, वो 1.3 के जस्ट बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ है ना, तो उसका एक अलग वीडियो होगा ही प्लेलिस्ट में, वही प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको दिख जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। आप कमेंट्स में पूछते हो अरे सर ये नहीं किया, पहले एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो 8th स्टैंडर्ड का पोर्शन खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी 8th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन समझने में उतनी ही आसानी हो जितनी आपको हो रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो? इतने सारे वीडियोस देख लिए, 9 चैप्टर्स मिसलेनियस, अब तो सब्सक्राइब बनता है, चलो कर दो सब्सक्राइब, ताकि जो भी आगे डाउट सेशंस हो या टेस्ट में लेता हूं, उसके अगर कोई वीडियोस आते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी मिस ना करें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही कोई नया कंटेंट अपलोड हो 8th स्टैंडर्ड के रिलेटेड, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख सकें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।